का तमाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्रोग्राम मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज कौन सी खबर ढूंढी है सर हमने विस्तार से चर्चा के लिए? मनी सेंट्रल में शुभम आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे पास कई ज़रूरी खबरें हैं और सबसे महत्वपूर्ण खबर हमारे पास है जो बिजली क्षेत्र से आ रही है, क्योंकि लगातार बिजली की कटौती और राज्य और केंद्र सरकारों के बीच कोयले की आपूर्ति पर तालमेल न बन पाने के कारण स्थितियाँ काफ़ी जटिल हो गई हैं। उसके साथ एक और बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो भारत में जीएसटी के पूरे कार्यप्रणाली को प्रभावित भी करेगा और बदलेगा भी, ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल, तो इस खबर के अलावा भी कुछ और खबरें हैं, उसके लिए देखते हैं ऑन द शो की शो में क्या क्या होगा और कैसे शो आगे बढ़ेगा। तो आज शुरुआत फिर से होगी रूस से। क्या है रूस के तेल और गैस पर निर्भरता खत्म करने का ईयू का मास्टर प्लान। ईयू ने एक नया मास्टर प्लान बनाया है जिसमें यह कहा गया है कि 2027 तक रूस के तेल से गैस से निर्भरता खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद बात होगी जीएसटी पर। जीएसटी पर अब खड़ा हुआ नया बखेड़ा। फिर बात करेंगे क्या फिर बढ़ने वाली हैं मोबाइल की दरें, कैसे निकलेगा बिजली संकट का हल, क्या अब धीरे धीरे महंगा होगा कर्ज, ट्विटर की डील में फंस गए मस्क। ये हैं आज के हमारे बड़े मुद्दे, बड़ी खबरें जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत रूस से। रूस के तेल और गैस पर निर्भरता खत्म करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ये प्लान बुधवार को सार्वजनिक कर दिया गया। योजना में बताया गया कि 2027 तक रूस के तेल और गैस पर निर्भरता पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। योजना में एनर्जी बचाने, अक्षय ऊर्जा पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने और गैर रूसी तेल और गैस के आयात पर फोकस करने की बात कही गई है। फिलहाल रूस में उत्पादन होने वाली 40% गैस और 27% तेल यूरोप के देशों को ही जाता है। इसी मजबूरी में यूरोप के देश यूक्रेन पर रूसी हमले के बावजूद खुलकर रूस पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे। सर, ये पूरा प्लान जो कागज पर लिखा है यूएन ने, इसको एग्जीक्यूट करना कितना आसान होगा और कितना कारगर होगा ये प्लान? शुभम, यूरोपीय समुदाय और के देश लगातार हम इस पर मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे कि यूरोपीय समुदाय के देश एक सहमति बनाने की कोशिश में लगे थे कि कैसे एक निर्धारित समय सीमा में रूस के तेल और गैस खासतौर से फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम की जा सके। इसके लिए यूरोपीय समुदाय के देशों ने कई सारे अपने सदस्य देशों के बीच एक रेफरेंडम या जनमत संग्रह या इस तरीके के सर्वे भी कराए थे। यूरोपीय समुदाय ने कल एक विस्तृत बयान जारी किया है और उस बयान में उन्होंने ये पाया है कि करीब 85% लोग पूरे यूरोप के भीतर ये चाहते हैं कि ईयू को अपनी या यूरोपीय समुदाय के देशों को तेल और गैस के लिए अपनी निर्भरता रूस पर खत्म करनी चाहिए। और इसलिए अब यूरोपीय समुदाय एक लंबे और विस्तृत प्लान के साथ तैयार होकर सामने आया है और ये निर्भरता कम करने से करीब 100 बिलियन यूरो के आसपास का भुगतान जो यूरोप से रूस को जाता था उसे रोका जा सकेगा। अब शुभम, इस प्लान के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, इस प्लान का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि तात्कालिक तौर पर गैस पर निर्भरता कैसे कम की जाए। और इसकी योजना ये है कि नॉर्वे से गैस की सप्लाई यूरोप को बढ़ाई जाएगी पाइपलाइनों के जरिए। इसके अलावा अमेरिका और अन्य ऐसे देश जिन पर रूस का असर नहीं है, वहाँ से टैंकरों के जरिए एलएनजी की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। ये तात्कालिक तौर पर पहला प्लान है जिसे लागू किया जाएगा। दूसरा हिस्सा ये है जहाँ पर यूरोपीय समुदाय ने तय किया है कि अपनी 40 से 45% एनर्जी 2027 तक रिन्यूएबल सोर्सेस से लाई जाएगी, यानी लगभग आधी एनर्जी ज़रूरत उन स्रोतों से पूरी की जाएगी जो रिन्यूएबल हैं। इसमें भी सोलर कैपेसिटी को 2025 तक डबल करने का लक्ष्य रखा गया है। बायोमीथेन पर निवेश का कार्यक्रम है, हाइड्रोजन पर निवेश का कार्यक्रम है और इस पूरे कार्यक्रम को पढ़ें, काफ़ी लंबा कार्यक्रम ईयू ने जारी किया। इस पूरी योजना को पढ़ें तो आपको महसूस होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट रूस की आक्रामकता के कारण, युद्ध के कारण यूरोप का पूरा एनर्जी नक्शा अगले 5-6 साल में बदल जाएगा और यूरोप के देश इस बात पर काफ़ी फंड खर्च करने पर और निवेश पर सहमत हो गए हैं कि उन्हें पर्यावरण बचाने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से रूस जिस तरह से
एनर्जी का वेपन के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, उसे रोकने के लिए ये सब करना जरूरी है। तो पहली डेडलाइन है 2027, दूसरी डेडलाइन है 2030 और इन अगले 2-3 सालों में यूरोप में एनर्जी की पूरी मांग में, पूरी सप्लाई में और क्षमताओं में बड़ा बदलाव होगा। इस पर सहमति बन गई है। बिल्कुल, और ये वाकई पूरे दुनिया में ही, ये केवल यूरोपियन यूनियन का प्लान है और ये रूस के लिए, लेकिन इसके बाद पूरी दुनिया का जो एनर्जी का नक्शा है वो बदल जाएगा। अगली खबर बहुत ज़रूरी, जीएसटी से जुड़ी। जीएसटी के एक मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी पर फैसला लेने का अधिकार राज्य और केंद्र का बराबर का है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जीएसटी काउंसिल के फैसलों को निर्धारित करने में किसी एक फेडरल इकाई का बड़ा अधिकार नहीं है, बल्कि काउंसिल के प्रस्ताव को तय करने में केंद्र और राज्य की बराबर भूमिका है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जीएसटी काउंसिल का प्रस्ताव मानना केंद्र और राज्यों के लिए बाध्य नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि काउंसिल कोई फैसला ले और उसको राज्य माने। सर, ये मामला क्या था जिसमें ये सुनवाई की गई, जिसमें ये फैसला सुनाया गया है? शुभम, ये तमाम घटनाक्रमों के बीच ये खबर भारत में जो सुप्रीम कोर्ट से मिली और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो जीएसटी के पूरे ढांचे के लिए भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र और राज्य के बीच टैक्स लगाने के अधिकारों को लेकर बड़ा क्रांतिकारी फैसला, और इसके कई सारे बड़े गहरे आयाम हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग मनी सेंट्रल को या मनी 9 के कार्यक्रमों को लगातार देख रहे हैं उन्हें हम यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि अभी 2 हफ्ते पहले ही हमने जीएसटी को लेकर एक पूरा कार्यक्रम किया था और उसमें हमने बताया था कि जीएसटी और में केंद्र और राज्य के बीच कैसी दरारें दिख रही हैं। उन दरारों के संदर्भ में भी इसे समझना जरूरी है। पहले ये मामला क्या था? मामला ये था कि कई सारे इंपोर्टर्स गुजरात हाई कोर्ट में इसमें जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के अगेंस्ट में गए थे कि जो समुद्री रास्ते से गैस का परिवहन होता है, यानी गुजरात के तट पर या पश्चिमी तट के ऊपर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में जो गैस लाई जाती है उस पर आईजीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहा था कि समुद्री गैस परिवहन पर आईजीएसटी लगाने का जीएसटी काउंसिल का फैसला सही नहीं है और वो गलत है। उसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी और केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल का पक्ष रखते हुए कहा था कि केंद्र सरकार का और जीएसटी काउंसिल का हक है कि वो जहां चाहे वहां टैक्स लगा सकती है। ये था फैसला। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट रूप से उस पूरी बहस को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की है जो जीएसटी के साथ कहीं दब गई थी और यह माना जा रहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों में से राज्य सरकारों ने अपने टैक्स लगाने के सारे अधिकार जीएसटी काउंसिल को सौंप दिए हैं। और इस फैसले में जो 2-3 महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई हैं जिनका असर हमें जीएसटी के भविष्य पर दिखाई देगा, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जीएसटी केंद्र और राज्य दोनों का साझा कानून है। दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, यानी अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपने यहाँ जीएसटी में बदलाव में परिवर्तन का कानून बना सकती है। इसका मतलब एक निकाला जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जीएसटी काउंसिल जिसके फैसले, ये कहा गया कि जीएसटी काउंसिल सहमति के आधार पर फैसला लेती है, लेकिन जीएसटी काउंसिल का कोई फैसला राज्यों पर एक सीमा से अधिक बाध्य नहीं होगा। और यही वो फैसला था आईजीएसटी लगाने का गैस की सप्लाई के ऊपर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। पहले हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म कर दिया। ये बड़ा फैसला है। सर, इस फैसले के अब आगे क्या मतलब है? अब बहुत कुछ घटने वाला है, जीएसटी में कंपनसेशन खत्म होने वाला है, कई और फैसले आने वाले हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की अगर रोशनी में हम देखें तो आपको क्या लगता है इस फैसले के क्या मायने हैं? इस फैसले का असर हमें जीएसटी की व्याख्या पर, जीएसटी काउंसिल की व्याख्या पर, जीएसटी की रोशनी में जो फेडरल टैक्स स्ट्रक्चर बना था उसकी व्याख्या में परिवर्तन के तौर पर दिखाई देगा। अगर इसे राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो जीएसटी काउंसिल में गहरी असहमतियां बन चुकी हैं। कई फैसलों पर हमने तीखी तकरार देखी है। कंपेंसेशन के मामले पर हम विवाद उठा देख ही चुके हैं जब कोविड के दौरान हुआ था, और अब तो कंपेंसेशन खत्म होने जा रहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसमें संविधान की 2-3 धाराओं का उल्लेख किया जो महत्वपूर्ण है जीएसटी के संदर्भ में समझना, क्योंकि यह आने वाले समय में इस फैसले की रोशनी में जीएसटी काउंसिल से कई सुर्खियां निकलेंगी। उन्होंने कहा है कि जो संविधान की धारा 246A है और 279A है वो सेंटर और स्टेट को बराबर से टैक्स लगाने का अधिकार देती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते, ये भी बताती है। यानी स्वाधीनता भी है, यूनिटरी सेपरेट पावर्स भी हैं, लेकिन टैक्सेशन की प्रक्रिया एक साथ चलती है। अब ये पूरा का पूरा प्रोविजन जुडिशियल रिव्यू होने के बाद जीएसटी का जो पूरा लैंडस्केप है उसे प्रभावित करेगा। और यहां से जीएसटी काउंसिल की भूमिका पर केंद्र सरकार को जीएसटी काउंसिल को एक स्पष्टीकरण देना होगा, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो कहा है कि ओनली परसुएसिव वैल्यू है,
यानी काउंसिल की वैल्यू केवल इतनी है कि वो परसुएट कर सकती है राज्यों को कोई बदलाव लागू करने के लिए, उन्हें बाध्य नहीं कर सकती। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए अगर कोई राज्य जीएसटी काउंसिल के हिसाब से टैक्स दरें नहीं माने या अपनी टैक्स दरें तय करने की कोशिश करे या बदलाव करे, तो जीएसटी का जो अनुशासन है उसका क्या होगा। अब ये चीज़ हमें जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक के बीच में समझ में आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्य के अधिकारों के बीच जो कंफ्यूजन था, जो भ्रम था, वो इससे अब दूर होता दिखाई दे रहा है। और इस भ्रम के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहस का एक नया मुद्दा दे दिया, और ये जो दरार है जो जून के बाद हम देख रहे थे, अंशुमान जी ने पूरा डिस्कस भी किया था अपने एक शो में कि कैसे ये दरारें बड़ी हो सकती हैं, कैसे बखेड़ा खड़ा हो सकता है, उसको नई हवा देती है कह सकते हैं। और वो विवाद अब चूंकि जब केंद्र सरकार की तरफ से उस नुकसान की गारंटी खत्म हो जाएगी और राज्य सरकारें अपनी परिस्थितियों पर निर्भर होंगी अपने रेवेन्यूज को बचाने के लिए, अपने निवेश लाने के लिए, तो जीएसटी में एकजुटता का और जीएसटी की दरों को एक समान रखने का जो अनुशासन है उसका क्या होगा, ये बड़ी चुनौती होगी। और ये जीएसटी काउंसिल को निर्धारित करना होगा कि कहीं फिर से हम प्रतिस्पर्धी टैक्स दरों के दौर में ना पहुंच जाएं। बिल्कुल। अगली खबर 5G से जुड़ी खबर अच्छी नहीं है, राहत देने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ महंगाई फिर आ रही है। 5G टेलीकॉम सेवाओं का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल विट्ठल ने कहा है, कॉमर्शियल 5G टेलीकॉम सेवाएं इस साल शुरू हो जाएंगी। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि उपभोक्ताओं के पास 5G मोबाइल हैंडसेट की पहुंच कम है, जिस वजह से 5G शुरुआत में चुनिंदा शहरों में ही लागू होगा, उपलब्ध होगा। गोपाल विट्ठल ने यह भी बताया कि मौजूदा 4G सेवाओं के लिए इस साल मोबाइल टैरिफ में कम से कम एक बार बढ़ोतरी और की जाएगी, क्योंकि कंपनी प्रति उपभोक्ता अपने राजस्व को, जिसे आरपू कहते हैं, 200 रुपये तक पहुंचाना चाहता है। इसका लक्ष्य है कंपनी का, जो फिलहाल 178 रुपये पे है। अभी कंपनी हर ग्राहक से औसत तौर पर 178 रुपये कमा रही है और कंपनी ये चाहती है कि वो 200 रुपये कमाए, इसके लिए टैरिफ बढ़ेंगे। सर, एक बार फिर से हम बहुत जल्दी टैरिफ रिवाइज होते देख सकते हैं? हाँ शुभम, ये 5G का इम्प्लीमेंटेशन एयरटेल के नतीजे, एयरटेल के जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और भारत में 2 ही कंपनियां हैं, वो हमें भारत के बदलते टेलीकॉम परिदृश्य के बारे में कई ज़रूरी और महत्वपूर्ण इशारे दे रहे हैं, जो इनका असर हमारी जेब पर और हमारे टेलीकॉम बिहेवियर्स पर पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो टेलीकॉम एयरटेल के प्रमुख ने कही वो ये कि टैरिफ दरों में एक बढ़ोतरी और होगी। नवंबर में एक बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी 178 से 200 रुपये तक ले जाने के लिए कंपनियां अपने मोबाइल को और मोबाइल दरों को महंगा करेंगी, और ये काम केवल एयरटेल ही नहीं, बाकी कंपनियां भी करेंगी। यानी एक और बड़ी महंगाई के लिए मोबाइल की आप तैयार रहिए। पर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिस पर हमने जब 5G पर चर्चा की थी अपने मनी सेंट्रल के कार्यक्रम में, और जब 5G की प्राइसिंग TRAI ने डिक्लेयर की थी, उसी समय हमें इस बात की संभावना हमने जाहिर की थी इस कार्यक्रम में कि भारत में 5G उतनी स्पीड से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा जिस स्पीड से इंप्लीमेंटेशन हमने 4G या 3G का देखा था। अभी भी कंपनियां जिस प्राइसिंग पर उन्हें 5G दिया जा रहा है, अभी तक जहां तक जो परिस्थिति बनी है, TRAI के रिकमेंडेशंस को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, कंपनियां उसे बहुत भारी और बहुत महंगा मान रही। उनका मानना है इसमें कम से कम 35% की कमी और की जानी चाहिए, तब 5G उनके लिए उन्हें लागू करने की परिस्थिति में आ पाएगा। और अगर वो नहीं होता है तो आज एयरटेल के संकेत साफ थे कि 5G एक प्रीमियम सर्विस रहेगी। कुल टोटल यूजर बेस में 14 से 15% लोग ही ऐसे होंगे जो 4G से 5G की तरफ माइग्रेट कर पाएंगे। उन्होंने इस बात का कोई इशारा नहीं किया कि 5G की प्राइसिंग क्या होगी, पर जो इशारा इस बात का था कि भारत के में बहुत सारे हैंडसेट हैं जिनके पास 5G हैंडसेट नहीं है, उनके पास 5G सर्विस नहीं जा पाएगी। यानी कंपनियां इस बात के लिए तैयार हैं, मानसिक रूप से जो संकेत मिल रहा है कि 5G का रोल आउट उतना तेज और उतना हाई स्पीड नहीं होने वाला है जितना हाई स्पीड रोल आउट हमें पिछले 2 जनरेशंस का या 2 पीढ़ियों की मोबाइल सेवा का दिखाई दिया था। और यहां पर प्राइसिंग और वैल्यूएशन, स्पेक्ट्रम और सस्ता करेगी क्या सरकार अगर इसे तेजी से बढ़ाना है रोल आउट को, या कंपनियां 5G की सर्विसेज की प्राइस क्या तय करेंगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। सर, महंगा होगा ये भी तय है 5G? 5G महंगा होगा क्योंकि कंपनियां जब 200 रुपए का आरपू 4G के ऊपर तय कर रही हैं। शुभम, उनका मानना है कि 200 रुपए तो कम से कम उन्हें मौजूदा सेवा पर आने चाहिए। तो जो नई सेवाएं वो ले रही हैं। हाँ, तो वो जो नई सेवाएं देने जाएंगी वो तो एक्सपेंसिव होंगी ही। दूसरा, कंपनियों ने यह भी इशारा किया, एयरटेल ने इशारा किया कि जब भारत में 14-15% ही कस्टमर्स को वो टारगेट कर रही हैं तो उसमें एक प्रीमियमनेस जरूर बिल्ड की जाएगी। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ हैंडसेट ही नहीं, एक और भी इकोसिस्टम चाहिए 5G के लिए। 5G के लिए नेटवर्क स्पीड के साथ, 5G के साथ एप्लीकेशंस, 5G के साथ नए तरीके का ढांचा चाहिए, उस पर भी एक बड़ा निवेश होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि 5G थोड़े समय के लिए भारत में, कम से कम जब तक इसकी स्केल नहीं आ जाती,
हैंडसेट सस्ते नहीं हो जाते और लोगों के पास सहने की क्षमता नहीं आ जाती, 5G शायद प्रीमियम सर्विस रहेगी। और एक चीज़ यहाँ और भी ध्यान रखना जरूरी है कि कीमतों में बढ़ोतरी की शुरुआत पिछले साल नवंबर में हुई थी, उसके बाद से भारत में डेटा की खपत में गिरावट आई है और ग्राहकों की संख्या में गिरावट आई है। तो कंपनियां अगर एक चरण और बढ़ोतरी का लाती हैं मोबाइल टैरिफ में, तो उसका असर हमें मोबाइल की मांग में कमी के तौर पर नजर आ सकता है। नज़र आ सकता है, बिल्कुल। हो सकता है उस पायलट प्रोजेक्ट में आपका शहर शामिल हो। आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप अगर दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, पुणे में, बड़े शहरों में रहते हैं तो हो सकता है आपके शहर में इसी साल 5G सेवाएं शुरू हो जाएं, लेकिन वो महंगी होंगी, ये तय है। और ये बात आपको 12 अप्रैल के एपिसोड में मनी सेंट्रल में हमने बताई थी कि क्यों 5G सेवाएं महंगी होंगी। आप उस एपिसोड को भी दोबारा से रिविजिट कर सकते हैं। अब एक संकट की बात जो लगातार पिछले कई महीनों से भारत में चल रहा है वो है बिजली का संकट। बिजली नहीं आ रही है। बिजली क्यों नहीं आ रही है, इसमें आपको शुरू से अंत तक अगर ये समझना है कि पूरा बिजली की क्राइसिस कितनी बड़ी है, तो आप एक बाप बेटे का ये वार्तालाप सुनिए। यह किस्सा पिछले शुक्रवार पंजाब के लुधियाना का है। सड़ी गर्मी में अपनी छत पर लेटे बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा पिछले 4 घंटे से बत्ती क्यों नहीं आ रही? पिता ने जवाब दिया, बेटा क्योंकि बिजली घर से सप्लाई कटी है। सप्लाई क्यों कटी है पापा? बच्चे ने पूछा। क्योंकि पावर प्लांट्स में बिजली ही नहीं बन रही। क्या पावर प्लांट के पास जरूरत जितनी बिजली बनाने की क्षमता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी क्षमता से बिजली बनाकर तो हम पड़ोसी मुल्क को बेच सकते हैं। फिर हम बिजली बना क्यों नहीं रहे? बच्चे की उत्सुकता अब और बढ़ गई। क्योंकि बिजली बनाने के लिए पावर प्लांट्स के पास कोयला नहीं है। देश के 100 पावर प्लांट्स कोयले पर चलते हैं। देश की 60% बिजली कोयले से बनती है। अच्छा, तो हमारे देश में कोयले की कमी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में तो कोयले का विशाल भंडार है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा। कोल इंडिया का नाम तो सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। फिर कोल इंडिया बिजली कंपनियों को कोयला क्यों नहीं दे रही? क्योंकि बिजली कंपनियां कोल इंडिया को पैसे नहीं दे रही। अच्छा, मतलब बिजली कंपनियां चोर हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बिजली कंपनियों को डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरण कंपनियां पैसे नहीं दे रही, इसलिए वे आगे भुगतान नहीं कर पा रही। तो बिजली वितरण कंपनियां क्यों नहीं दे रही पैसा? बच्चे ने फिर पूछा। क्योंकि देश में बिजली का बिल समय से नहीं भरा जा रहा। लेकिन आप तो समय पर भरते हो, और मोहल्ले में जो नहीं भरता उसकी बिजली कट जाती है। हाइडिल वाले अंकल तो सीढ़ी लेकर इसी काम पर चौकस हैं आजकल। नहीं बेटा, हम तो भुगतान करते हैं, लेकिन सरकार के कई विभाग भुगतान नहीं करते। बिजली माफी, सब्सिडी का पैसा सरकार बजट से नहीं दे पाती, इसलिए डिस्कॉम्स भारी घाटे में है। तो गलती सरकार की है, तो सरकार ही कोई रास्ता निकाले। हम बिल भर के भी छत पर क्यों सो रहे? पापा थोड़े ठिठके, फिर बोले, सरकार अब बिजली कंपनियों को कोयला आयात करने को कह रही है। ऐसा नहीं करने पर पेनाल्टी लगेगी। अच्छा, मतलब अब समस्या का हल निकलने वाला है। बच्चे को एक क्षण राहत मिली। नहीं नहीं, सरकार कही तो रही है, लेकिन बिजली कंपनियों पर अगर आयात करने का पैसा होता तो वे कोल इंडिया से ही कोयला नहीं ले लेती। विदेश में कोयले के भाव वैसे ही 2 साल में 8 गुना बढ़ गए हैं। इतने महंगे से बनी बिजली कितनी महंगी होगी? मतलब? बच्चे ने अब अचंभे से पूछा। मतलब सरकार चाहे पेनाल्टी की धमकी दे या पुरानी खाने दोबारा खोलने के दावे करे, लेकिन बिजली संकट का हल आसान नहीं है। अरे फिर असली समस्या किसकी है? बच्चा थोड़ा झुझला गया। दरअसल भुगतान की। पिता ने गंभीर भाव से कहा, जब तक सरकार डिस्कॉम्स बिजली कंपनियों के, बिजली कंपनियां कोल इंडिया के पैसे नहीं चुकाती, ये समस्या हर साल 2 साल में हमारे सामने खड़ी रहेगी। या तो सरकार को बिजली कंपनियों को उबारने के लिए नए कर्ज देने होंगे, या फिर पुराने की सफाई करके नए सुधार करने होंगे। सुधार यानी कि और महंगी बिजली। जब तक ऐसा नहीं होता, ये समस्या बनी रहेगी और हमारे जैसी देश की जनता महंगी बिजली के भारी बिल भरकर भी छतों पर सोती रहेगी। खैर, ये सब सुनकर अब बच्चा भी थक कर सो चुका था
और पिताजी स्मार्टफोन पर आईपीएल का स्कोर देखने लगे। मनी 9 के लिए मनोज कुमार के साथ विपुल सिंह। भाई मनोज कुमार जी ने सर ये बता दिया कि ये जो बत्ती नहीं आ रही है इसकी मतलब तार कहाँ तक जुड़े, और सबसे ताज़ा खबर जो बताई वो ये बताई कि सरकार ने कहा है पेनल्टी लगेगी भाई, अगर आप आयात नहीं करेंगे तो ब्लेंडिंग के लिए जो 10% कोयले की शर्त है उसको बढ़ाकर 5% कर देंगे और डोमेस्टिक सप्लाई भी आपकी कम कर देंगे। आपको लगता है इस धमकी से अब कंपनियां डर जाएंगी और आयात कर लेंगी? आपको आश्चर्य होना चाहिए इस धमकी पर शुभम, और कैसे सरकार काम कर रही है पूरे बिजली क्षेत्र में, हमें चौंकाने वाली। और ये जब खबर हमने पढ़ी और ये सूचना मिली तो किसी को भी आश्चर्य होगा। सरकार ये कह रही है बिजली कंपनियों से कि यदि उन्होंने इंपोर्ट नहीं किया तो उन्हें जो कोल इंडिया से मिलने वाला कोयला है वो भी बंद कर दिया जाएगा। अभी जो परिस्थिति है उसमें अगर कोयले की के लिए 100 टन कोयले की जरूरत है तो उसमें 10% की ब्लेंडिंग होती है इंपोर्टेड कोल की, आयातित कोल की, और बाकी कोयला उन्हें कोल इंडिया से मिलता है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है इसे समझना जरूरी है। और ये इससे पहले सरकार ने सारी कोशिशें कर ली पिछले एक महीने में, लेकिन भारत में कोल इंपोर्ट शुरू नहीं हुआ है। कारण मनोज कुमार की उस रिपोर्ट में और विपुल सिंह के वॉइस ओवर में आपने सुना कि वजह क्या है। तो वजह समझने के साथ अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है। पहली चीज तो ये कि मानसून सर पर खड़ा हुआ है। सरकार की कोशिश ये है कि किसी तरह से धमका कर, दबा कर, किसी तरह से कंपनियों को इतना इंपोर्ट करने के लिए तैयार कर लिया जाए जिससे कि मानसून के दौरान तो कोयले की आपूर्ति और भी कम हो जाएगी, ट्रेनें चलना बंद हो जाएंगी, खदानों में पानी भर जाता है और पिट से कोयला पहुंचना बिजली घरों तक और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी अगर हम इसका मतलब समझें तो ये समझें कि अभी तो बिजली की समस्या शुरू हुई है, बरसात के दिनों में कोयले की कमी और बढ़ेगी और बिजली की कटौती शायद और ज्यादा बढ़ेगी। सरकार ये बताना चाहती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया में इस बात को स्वीकार कर रही है कि शायद हम डिस्कॉम से और बाकी लोगों के बकायेदारी का मामला फिलहाल हल नहीं कर सकते। कंपनियां बैंकों से कर्ज लें, कंपनियां जाकर बैंक अपने संसाधनों की व्यवस्था करें, लेकिन कोयले की खरीद किसी न किसी स्थिति में कर ली जाए। और ये बिल्कुल संभव नहीं है शुभम, क्योंकि अब एक डेडलॉक की स्थिति में आकर बिजली क्षेत्र खड़ा हो चुका है। और ये काम हमने एक विस्तार से चर्चा भी की थी अपने यहाँ इकोनॉमिक में, और जिसमें बताया था कि समस्या कहाँ से और कैसे निकल कर आती है। तो अब पिछले साल भी कोयले की किल्लत हमने अक्टूबर में देखी थी जो मानसून के बाद निकली थी, और अब हम मानसून की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। कोयला कंपनियों और बिजली कंपनियों और सरकार के बीच एक नए किस्म का गतिरोध शुरू हो रहा है, और इस गतिरोध को सुलझाने के लिए आयातित कोयला, इंपोर्टेड कोयला तत्काल कोई मदद नहीं कर सकता। और खास तौर पर हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर गहरा दबाव है, रुपए में लगातार गिरावट है। इंपोर्टेड कोल की बातें जितनी अधिक की जाती हैं उतना ही रुपया और दुबला होता है और ये खबरें ही रुपये को दुबला कर रही हैं, लगातार रुपया कमजोर होता जा रहा है। अगली खबर आरबीआई से। आरबीआई ने एमपीसी की जो मिनट्स थे उनके कुछ अंश जारी किए। उसमें यह पता चला कि महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक जल्द से जल्द ब्याज दरें बढ़ा दे या धीरे धीरे कर्ज महंगा करे। इस सवाल के जवाब में ब्याज दरों पर फैसला लेने वाली रिजर्व बैंक की कमेटी यानी एमपीसी के सभी सदस्यों में एक राय नहीं है। रिजर्व बैंक की तरफ से पिछली बैठक के मुख्य अंश जारी किए गए और उन अंश में बताया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक सदस्य ने पिछली बैठक में जल्द से जल्द 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने की वकालत की थी, जबकि अन्य सदस्य जो थे वो धीरे धीरे ब्याज दरें बढ़े इस पक्ष में थे। हालांकि सभी सदस्यों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर सहमति जताई थी। तेज हो या कम हो वो अलग बात थी, लेकिन बढ़े ये तो बात कही थी। रिजर्व बैंक ने 4 मई को रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर भी दी है। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरीके के ये मिनट्स आए हैं, आरबीआई गवर्नर के जो बयान छपे हैं, अगली जो बढ़ोतरी होगी वो क्या धीमी होगी थोड़ी? एमपीसी के मिनट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व की जो एफओएमसी उसके मिनट्स पढ़कर आप ये जान सकते हैं कि अंदर डिलिब्रेशन क्या हुआ, यानी सरकार की जो मॉनेटरी रेगुलेटिंग बॉडी है वो क्या सोच रही है। और इस मिनट से हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं जिनसे हमें आगे का अंदाज लग सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। पहली चीज़ तो ये कि पूरी एमपीसी ये मान रही कि महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है और इसे रोकना रिजर्व बैंक के लिए जरूरी है। यानी ये बहस, भले ही अभी सरकार इस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहती हो, पर भारत का मौद्रिक सिस्टम ये स्वीकार कर चुका है कि महंगाई जटिल है, जिद्दी और लंबे समय तक चलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि अंदर ये चर्चा थी कि महंगाई को देखते हुए ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की जानी चाहिए। एक बड़ा हिस्सा उसे फ्रंट लोड करने की बात कर रहा था।
अब यहाँ से ये संभावना दिखाई देती है कि क्या जून में केवल 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी जबकि 40 की थी, या 40 की दोबारा बढ़ोतरी होगी। अगर आप भारत की महंगाई दर के टारगेट को देखें तो उसे देखते हुए जो 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की बात कही गई वो जायज़ है, क्योंकि भारत को अगर अपनी महंगाई दर में कमी लानी है तो कम से कम 100 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करनी होगी। संकेत ये मिले एमपीसी को पढ़ते हुए कि सरकार की रिजर्व बैंक ने शायद आगे छोटी छोटी बढ़ोतरी रखने के लिए फ्रंट लोड कर दिया है अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी को, और इसीलिए एक मुश्त 40% की बड़ी बढ़ोतरी कर दी रेपो रेट में, जिससे बाजार चौंक गया। लेकिन जो फलित इसका है, जो उसका नतीजा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि महंगाई पर नियंत्रण को लेकर अभी रिजर्व बैंक पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। कर्ज आने वाले समय में आगे महंगा होता रहेगा। कितनी बढ़ोतरी आएंगी इस पर एमपीसी ने कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन आप महंगाई की दर, रिजर्व बैंक का इन्फ्लेशन टारगेट जो 2 से 6% का है, 4% की मीडियन रेट है, 6% का अधिकतम टारगेट है, उसकी रोशनी में 7.25% या 8% के आसपास खड़ी हुई खुदरा महंगाई दर देख लीजिए, करीब 15% के आसपास की थोक महंगाई दर देख लीजिए, और इसमें आने वाले समय में और बढ़ोतरी को देख लीजिए, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये बढ़ोतरी शुभम 75 बेसिस पॉइंट से 80 बेसिस पॉइंट तक तो होगी ही। इस बात की संभावना हमें इस एमपीसी से दिखाई देती है। सर एक चीज और, क्या एमपीसी की बैठक के मिनट्स पढ़ के समझ में आती है कि महंगाई अब सबकी चिंता है, मेंबर जो भी हों, आकलन भी बदलने की बात चल रही है, तो अब महंगाई केंद्र में है रिजर्व बैंक पॉलिसी के, ग्रोथ नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी के केंद्र में हमेशा महंगाई होती है, और रिजर्व बैंक ने इस बात को अपनी पिछली पॉलिसी की चर्चा में, और जो इमरजेंसी एमपीसी की मीटिंग हुई थी जिसके बाद 40 बेसिस पॉइंट की हाइक डिलीवर की गई थी, उसमें भी रिजर्व बैंक ने बात कही थी कि अब ग्रोथ से ज़्यादा बड़ी ज़रूरत महंगाई पर नियंत्रण करने की है। महंगाई के टारगेट को लेकर कुछ बहस शुरू हुई है, उसका कुछ संकेत हमें एमपीसी की बैठक में मिला। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का एक लेख भी छपा है एक पत्रिका में, जिसमें उन्होंने भारत में महंगाई के जो लक्ष्य हैं उनको नए सिरे से सेट करने की सिफारिशें की हैं। भारत में अभी आरबीआई का महंगाई का लक्ष्य 2 से 6% है, 4% की मीडियन खुदरा महंगाई मानी जाती है। पात्रा का कहना है, हालांकि उनका यह आधिकारिक आरबीआई का आधिकारिक रुख नहीं है, पर माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक के भीतर इस बात की चर्चा चल रही है कि इसे रीलुक किया जाए। ये 2019-20 में पैंडेमिक से पहले की स्थिति में थी। मौजूदा परिस्थिति में भारत को महंगाई की दर का टारगेट कैसे फिक्स करना चाहिए, रियल इंटरेस्ट रेट यानी महंगाई घटाकर ब्याज दर कितनी होती है, उसी को वास्तविक ब्याज दर कहा जाता है, रियल इंटरेस्ट रेट कितनी होनी चाहिए और महंगाई से उसे कैसे कनेक्ट किया जाए, इस पर बहस शुरू हुई है। लेकिन फिलहाल से दूसरी तरफ, ये सब तकनीकी और बौद्धिक बहसें, फिलहाल से दूसरी तरफ बड़ी चुनौती यह है कि जिन जिन चीज़ों के कारण महंगाई बढ़ रही है, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में, उन्हें रोक पाने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। और रिजर्व बैंक ने परोक्ष रूप से अपनी चर्चाओं में शुभम कहा है कि जो रुपए की कमजोरी का पास थ्रू है, रुपए की कमजोरी के कारण जो महंगाई में एक पे असर आता है, जिसका कि एक आंकड़ा माना जाता है कि जिसे हम एक्सचेंज रेट पास थ्रू बोलते हैं, यानी अगर भारतीय रुपया जितना कमज़ोर होता है, महंगाई में वो सीपीआई में वो कितनी बढ़ोतरी करता है, तो ये माना जाता है कि 1% का चेंज अगर आता है तो 15 परसेंटेज पॉइंट, 0.15 परसेंटेज पॉइंट का सीपीआई इन्फ्लेशन उससे क्रिएट होता है। और अभी हम ये तय करने की स्थिति में नहीं है, ना हम या कोई विशेषज्ञ या आरबीआई कोई भी तय करने की स्थिति में नहीं है कि रुपया अभी कितना और नीचे गिरेगा, डॉलर कितना मजबूत होगा, विदेशी निवेशकों का व्यवहार कितना होगा, और ये एक अंधेरा या ग्रे एरिया है जिससे भारत में महंगाई और ब्याज दरों का भविष्य काफी हद तक तय होगा। आज के शो की आखिरी खबर, ट्विटर खरीदने की डील को लेकर भले ही एलन मस्क नए बहाने कर रहे हों, लेकिन ट्विटर मैनेजमेंट मस्क पर पूरा दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि वे तय भाव पर कंपनी को खरीद लें। ट्विटर के बोर्ड ने मंगलवार को $54.24 प्रति शेयर के भाव पर डील को मंजूरी दे दी। डील को लेकर ट्विटर और एलन मस्क में जो करार हुआ है, उस करार के तहत अगर कोई एक पक्ष डील तोड़ता है तो हर्जाने के तौर पर उसे दूसरे पक्ष को $1 अरब देना पड़ेगा। इसी करारनामे को हथियार बनाकर अब ट्विटर का मैनेजमेंट एलन मस्क पर दबाव डाल रहा है। सर फंस गए मस्क? लग तो रहा है कि फंस गए हमारे। उसके साथ, मस्क के साथ ये पूरी डील बहुत अजीब चीज़ों में उलझ गई, ऐसा कभी हुआ नहीं है, और उलझ क्यों गई इसे समझना जरूरी है। और दिलचस्प उलझन है। दिलचस्प उलझन ये है कि मस्क का कहना है कि 40 से 45% जो अकाउंट्स हैं वो स्पैम या फ्रॉड हो सकते हैं। ट्विटर का ये कहना है कि एवरेज 9 से 15% से ज़्यादा स्पैम अकाउंट नहीं है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि इसके आधार पर ट्विटर की वैल्यूएशन तय होगी। अगर मान लीजिए ट्विटर के पास 25%, 30% अकाउंट बॉट्स या फर्जी निकलते हैं,
तो मस्क ट्विटर को इस बात के लिए सू कर सकते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टर को मिसगाइड किया, कंपनी ने और एक्सचेंज को मिसगाइड किया, क्योंकि वहां पर बॉट्स ज्यादा थे और उसका आर्टिफिशियली वैल्यूएशन बढ़ाया है। दूसरी तरफ ट्विटर लगातार इस बात को एसईसी में रिपोर्ट फाइल करके कह रहा है कि हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं बॉट नहीं और इसको जांचने की कोई प्रक्रिया नहीं है, तो वो वापस मस्क को इस डील से बाहर निकलने का जिम्मेदार मानकर उनसे हर जाने की वसूली कर सकता है। इन दोनों परिस्थितियों में ये पूरा का पूरा टेक ओवर बहुत आसान या डील बहुत आसान नहीं रह गई है, क्योंकि ट्विटर का वास्तविक वैल्यूएशन क्या है, डिबेट अब इस पर शुरू हो गई कि ट्विटर को खरीदने के लिए जिस $54 बिलियन की कीमत लगाई गई थी वो वास्तविक कीमत है या नहीं। मस्क ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्विटर के अकाउंटिंग में सही में गलती है, जबकि ट्विटर ये कह रहा है कि मस्क ने अगर वादा किया है तो पैसा दीजिए और उसको ले जाइए। हो यह रहा है कि इसमें बेचारे ट्विटर के इन्वेस्टर इस बॉक्सिंग में फंसे हुए। स्टॉक मार्केट में, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में ट्विटर के शेयर की लगातार पिटाई हो रही है, क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर बहस शुरू हो गई। और ये डील लेकिन इतनी आसान होती अब नहीं दिख रही है। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हमको भेजिए। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। कल शाम को 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात मनी सेंट्रल पे। तब तक लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नाम ये है, कैसा ही रंगो रूप है।